तो हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो, तब ये और ज्यादा समझ में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है कि भाई ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का परिचय पढ़ना है। परिचय तो हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी परिचय और उदाहरण पढ़ना है। ठीक है, परिचय और क्या पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है ना। तो भाई इस उदाहरण में हम लोग को क्या पढ़ना होगा वो तो हम बात की बात करते हैं, लेकिन हमारा इसमें एक मेन टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो मेरे भाई अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। कैसे एलसीएम निकलेगा, कैसे एचसीएफ निकलेगा, वो सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हमने प्रश्नावली नहीं लिया, उससे पहले मैं उदाहरण बताऊंगा आप लोग को, फिर प्रश्नावली के वीडियो अगला मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाले परिचय को अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तब ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। ठीक है, तो भाई देखो टॉपिक आपका है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो मेरे भाई एनसीईआरटी, देखो ये जो हम लोग पूरी किताब पढ़ रहे हैं ना, वो किस बेस पे पढ़ रहे हैं भाई, एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, और वो भी न्यू बुक से। ठीक है, जो न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिया गया है। तो ये जो आपका पीडीएफ है वो हम लोग नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। ठीक है, तो भाई इसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है पहले। तो पहले पुरानी जो किताबें होगी आपके पास, तो उसमें दिया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ऐसे करके दिया होगा। तो वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपका टॉपिक कट चुका है। ठीक है, तो जो चीजें कटे हुए हैं वो सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है। तो भाई देखो एक सिंपल सी बात आपको बताएं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाई क्या कहा गया, ये कहा गया कि भाई कोई अगर भाज्य संख्या है मेरे भाई, कोई क्या है, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एक बात समझना, जो भाज्य संख्या होता है ना, वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब ये होता है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, अब भाई भाज्य संख्या क्या होती है, तो मैंने आपसे बोला ना, इसके पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखो तो पहले उसको देख लो, क्यों अगर वो देख लिए ना तो ये आपको समझ में आएगा कि सर भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या मतलब एक या स्वयं से ही कटे तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो भाई अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में हमें यही पढ़ना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है मेरे भाई, प्रत्येक भाज्य संख्या को ना अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या गुणनखंडित कर सकते हैं। यही आपका क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय मेरे भाई। यही क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब आगे क्या कह रहा है वो भी पढ़ लो भाई, इनकी कहानी पूरा समझो, ये सब एनसीईआरटी में लिखे गए हैं तो अब इनको ध्यान समझना। ठीक है, आगे क्या है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब है, अभी देखते हैं ना। जैसे आप क्या हो कि भाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में रूप में लिख सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, जैसे आप कोई भाज्य संख्या ले लो, जैसे हम ले ले 30 ले लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे भाई, 30 लेते हैं। तो हम 30 का पहले तो हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। तो भाई काटो भाई इसको, 2 15 आ गया, फिर 2 से करेंगे, 2 से कहां भाई, इसको करना है 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एक कम 5। अब एक बात समझो, यहाँ पे ये 30 है, ठीक है, 30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, एक बात समझो, ये कैसी संख्या है,
बताओ 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 बताओ, यह कैसी संख्या है? यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। ये जो लिखे हैं ये एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है नहीं? बोलो बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इतना बात समझे ना? चलो ठीक है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडनों खंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब है? ध्यान समझो। जैसे कि हमने 30 को लिखा 2 गुणे 3 गुणे 5, एक क्रम से लिखा है। क्या एक क्रम से लिखा है ना? तो ये कह रहा है कि अद्वितीय होता है का इसका क्या मतलब है कि अगर इनके क्रम बदलते भी हैं, जैसे हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 2 गुणे 5 भी लिखते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके क्रम पे मतलब नहीं है। अगर आप क्रम से लिख रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप क्रम से भी नहीं लिख रहे हो ना तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके कहने का ये मतलब है। तो आप मोटा मोटा बात समझो कि आपको खाली इतना पढ़ना है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है कि जो भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही आपका क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है मेरे भाई। चलो तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले पेज की ओर, ठीक है। चलो अभी एक चीज समझना यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ लिखा है कि HCF और LCM ज्ञात करने की विधियां। तो बच्चों याद रखना, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये ऐसे लिखा है, हालांकि ऐसे लिखना नहीं चाहिए था। आप समझो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। हमें यहाँ पे LCM की बात नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में LCM की हमें बात ही नहीं करना है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, आप समझ लो जरा, ठीक है। और इसमें आपको HCF भी ज्ञात करना है एंड LCM में भी ज्ञात करना है भाई। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी ज्ञात होता है और LCM भी ज्ञात होता है। तो आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं कि ये वाला आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपका कट गया है, ठीक है। बोलो थोड़ा सा तकलीफ हुआ या खुशी हुई? भाई खुशी हुई ना, बोलो कि इसे नहीं पढ़ना है साहब। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में लो 2 बार काट दी है ही नहीं। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंडन विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आपको निकालना है HCF और क्या निकालना है? LCM, यानी मौस और क्या निकालना है? लस। ठीक है मेरे दोस्त, लस और क्या निकालना है? मौस। किसकी विधि से? भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए अब ये HCF निकालेंगे कैसे और LCM कैसे निकालेंगे उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है भाई, ये अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना क्या है भाई। देखो पहले ये प्रश्नावली, देखो पहले की बुक में प्रश्नावली 1.1 था, 1.2 था, 1.3 था, 1.4 था, लेकिन अब आपके लिए बता दे कि 1.1 कट गया, 1.4 कट गया। तो आपको पढ़ना क्या है? खाली 1.2 पढ़ना है, 1.3 पढ़ना है। अब इसी को न्यू बुक में 1.1 कर दिया और इसी को न्यू बुक में 1.2 कर दिया। अब 1.1 में हमें क्या पढ़ना है? यही अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी ये अभी आपने पढ़ा ना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, यही पढ़ना है 1.1 में, ठीक है। यानी HCF और LCM निकालना है। दूसरी बात 1.2 में क्या पढ़ना है कि हमें दी गई संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जो भी संख्याएं आपको दी रहेंगी उसको हमें बताना है कि अपरिमेय है, सिद्ध करके दिखाना है। हालांकि वो संख्या अपरिमेय होंगी, उसको हमें सिद्ध करके दिखा देना है कि ये अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इसमें पढ़ना है। तो 2 ही प्रश्नावली है, बहुत छोटे छोटे प्रश्नावली है और बहुत बढ़िया प्रश्नावली भाई, अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। चलो बच्चों आगे देखो क्या है भाई, आगे देखो। अब एक चीज समझो कि अभी यहाँ पे हम लोग HCF की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? HCF की। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं मॉस। क्या बोलते हैं दोस्त? मॉस, ठीक है। मॉस हम कैसे निकालते हैं? तो देखो एक मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया NCERT बुक का, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं इसका जब प्रॉपर एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो HCF LCM आप चुटकियों में निकाल लोगे, कठिन नहीं होगा आपके लिए। कठिन होता ही नहीं है कुछ भाई, मैथ में क्या कठिन होता है?
अगर मैथ आप लगाना चालू कर दो ना, मैथ से इजी कुछ नहीं है। धरती पर अगर कोई बोले कि भाई मैथ से इजी कुछ है क्या तो कहना मैथ से इजी कुछ नहीं है मेरे भाई, मैथ एकदम सरल होता है। चलो तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की या गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे क्या है कि HCF का क्या मतलब होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या मतलब होता है इसका, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एलसीएम का क्या मतलब होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखो बच्चों, ये जो लिखा है ना वो अभी नहीं समझ में आएगा, तो कैसे समझे भाई, चलो एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाते हैं। जैसे हम मान लिया भाई, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, किसका लेते हैं, चलो मान लेते हैं 15 है और 20 है। ठीक है, 15 और 20 का हमें क्या करना है, 15 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ध्यान समझना। ठीक है, अभी मैं इसी में बता दूंगा आप लोग को कि इसका मतलब क्या है, इस दोनों का यानी HCF और LCM का क्या मतलब है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो देखो, पहली बात तो आप देखो, ये जो 15 दिया है उसका आप खंड कर लो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लो 15 का, फिर उसके बाद किसका कर लो भाई, 20 का कर लो। देखो 15 का किससे कटेगा, ये 3 से, 3 5 15, 5 1 कम 5। ठीक है बच्चों, इसको देखो, 2 दहा में 20, 2 पंजे 10 और 5 1 कम 5। ठीक है मेरे भाई, अब जरा ध्यान समझो, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या है, 15 है ना, तो 15 को इसको लिखो, सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 15 को आप ऐसे ही लिखो, 15 बराबर आप क्या लिखोगे, 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 की घात में 1 लिख दो। 5 कितनी बार है, एक बार है, तो 5 की घात में 1 लिख दो। उधर देखो 20 को लिखना है, 20 बराबर क्या लिखोगे आप, 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार है। ठीक है, तो 2 के घात में 2 गुणे 5 कितनी बार है, 1 है, तो 5 के घात में 1। तो प्यारे बच्चों ये बताओ आप लोग हमें कि भाई ऐसा तो लिख लिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेरे दोस्त, हमें निकालना है HCF। किसका किसका HCF, इन दोनों संख्याओं का। तो इसको लिखेंगे 15, 20। ठीक है, अब देखो क्या कहानी है, इधर देखो सुनो, कह रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिले। ठीक है, ध्यान समझा, संख्याओं में जो दोनों संख्या हम लोग लिए हैं उसमें जो मिले, उभयनिष्ठ का मतलब होता है मिले, उनके अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, मतलब जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात का गुणनफल करना है। तो बच्चों ये बताओ इन दोनों में क्या मिल रहा है भाई, 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है क्या, ठीक है। और इनकी सबसे छोटी घात कितनी है, सबसे छोटी घात 5 के घात में 1 है, तो 5 के घात में 1 यानी क्या आ गया 5। तो दोनों में जो मिले प्यारे बच्चों, दोनों में जो मिले और सबसे छोटी घात ही आपका क्या कहलाता है, HCF। ठीक है, अब अगर इसी का हम LCM निकाले तो क्या निकाले बच्चों, LCM किसका किसका, 15 और 20 का हमें निकालना है LCM। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो बात को। तो दोनों में देखो, अब इधर देखो, इधर देखो कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इसमें मिले, उभयनिष्ठ की बात नहीं कहा है ना प्यारे बच्चों, तो जब उभयनिष्ठ की बात नहीं कहा है तो हमें मिले चाहे ना मिले उससे मतलब नहीं है, बस घात बड़ी ले लो। इन दोनों में 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, फिर भी लिखो 3 की घात में 1। 2 में नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखो। ठीक है, 5 मिल रहा है क्या, मिल रहा है, सबसे बड़ी घात भी इसकी कितनी है, 1 है, सभी का गुणा करा दो, सभी का गुणा करा दो, वही आंसर है आपका। 3 का 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, मतलब 3 का घात में 1 है यानी 3 आएगा, 2 का घात 2 है यानी 4 आएगा। ठीक है, और 5 है, ये है 2 घात मतलब 2 का वर्ग, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 चौके 12 और 12 पंजे क्या हो जाएगा 60, यानी गुणा करने पे ये 60 आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझो, HCF का क्या मतलब होता है, जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात, जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात, यही क्या कहलाती है बच्चों, HCF।
और एलसीएम का मतलब जो दोनों में मिले चाहे न मिले, और सबसे बड़ी घात। मिल रहा है तो भाई अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलो आगे चलो। अब ये मीनिंग समझ में आया कि नहीं आपको कि एचसीएफ का मतलब दोनों संख्याओं में जो मिले और सबसे छोटी घात होनी चाहिए, और एलसीएम में जो दोनों में मिले चाहे मत मिले लेकिन बड़ी घात होनी चाहिए, उनका गुणनफल कर दोगे, एलसीएम एचसीएफ बहुत प्यार से निकल जाएंगे। देखो एक फॉर्मूला देखो कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होता है, तो एचसीएफ ए कामा बी गुणे एलसीएम ए कामा बी बराबर ए इंटू बी। क्या मतलब है, देखो दो संख्या दिए हो, दो संख्याओं का अगर मान के चलो आपको एचसीएफ दिया है, क्या दिया है बच्चों, एचसीएफ दिया है, और आपको एलसीएम पूछा है, तो आप यही फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, या एलसीएम दिया है एचसीएफ पूछा है तब पर भी यही फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। बताओ कितनी खुशी की बात है मेरे भाई। चाहे एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या एचसीएफ दिया हो एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। भाई आपके ऊपर है आप किसके लिए लगा रहे हो फॉर्मूला ना। अब इसी को एक तरीके से लिख सकते हो एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, या करके बराबर, ये आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या गुणे क्या है, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये भी कर सकते हो आप, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, और ये आपको बता दिए, ये सारे बेसिक हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। चलो इसके बाद ये आप एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब आते हैं उदाहरण नंबर 1 की ओर। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 1 की ओर आते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 में क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छा चलो उदाहरण नंबर 1 करने से पहले हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 2। पहले उदाहरण नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, पहले उदाहरण नंबर 2 कर लेते हैं। देखो कहां गया उदाहरण नंबर 2, ठीक है। चलो भाई उदाहरण नंबर 2 को हम करते हैं। चलो उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भाई हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। प्यारे बच्चों तो देखो ध्यान से समझना बात को, हमने बोला है ना, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझना दोस्त, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझना। चलो क्या कहानी है ध्यान समझना। हमें 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम। नियम सेम ही रहेगा, कहते ना कि गद्दी पे हम बैठे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा, ठीक है भाई। एचसीएफ और एलसीएम के नियम बदल नहीं सकते, क्वेश्चन चाहे जो हो नियम सेम ही रहेगा, इतना याद रखे रहना। तो नियम सेम का क्या मतलब है, सबसे पहले आप हल लिख लेना, ये तो जरूर लिखना बच्चों, ये तो आपका मौलिक कार्य है, हल लिखना मौलिक कार्य है, ठीक है। पहले क्या है बताओ, 6 है ना, तो 6 लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका 20 है, 20 लिख दो। बोलो इतना लिख लोगे कि नहीं, इतना लिख लोगे ना, इतना लिख लोगे हमारी दिल की तसल्ली मिल जाएगी भाई कि हाँ सर हम इतना लिख लेंगे। बोलो चलो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो 6 बराबर और 20 बराबर, बोलो इतना तो कर ही सकते हो। कहोगे सर इतना तो बच्चों का खेल है, बचपन में ही हम लोग कर लिए थे। तो चलो अच्छी बात है भाई, इसका खंड कर दो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, इसे करिए 2 दहा में 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। वही अपना काम करो, दोनों को लिख दो। 2 कितनी बार है, एक बार है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, 2 के घात में 1, ठीक है। 3 कितनी बार है, एक बार है, 3 की घात में 1 लिख दोगे, चलो ठीक है अच्छी बात है। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के घात में 2। 5 कितनी बार है, एक बार है, तो 5 की घात में 1। अब क्या करना है, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ क्या निकालना है भैया, एचसीएफ, और क्या निकालना है, एलसीएम। तो निकालते हैं एचसीएफ बच्चों, ध्यान से समझना बात को, निकाल रहे हैं हम लोग एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ, 6 का और 20 का, तो लिखेंगे 6 कामा 20, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हमने नियम क्या बताया बच्चों कि दोनों में जो मिले और सबसे छोटी घात कितनी, भाई क्या बताएं तुम लोग को यार, जो दोनों में मिले, ये मिल रहा है क्या, कहोगे यस सर। दोनों में छोटी घात कौन सा है, ये 2 के घात में 2 है, 2 के घात में 1 है, तो ये छोटा हुआ ना, तो 2 के घात में 1 सर। 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, बस यही आंसर हो गया आपका, यानी 2 के घात में 1 यानी आ जाएगा 2। भाई मिले तभी लिखो, एडजस्ट मत करो कि लिख दें उसको भी,
भाई वो अकेला छूट रहा है, छोड़ दो, लिखना नहीं है, बस इतने पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, HCF। मैंने बोला ना कि जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात। चलो बच्चों आगे चलते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम, किसका एलसीएम निकालना है बच्चों, किसका एलसीएम निकालना है, प्यार से बोलो यार। 6 और 20 का निकालना है सर। कैसे निकालते हैं सर, दोनों में मिले चाहे मत मिले सबसे बड़ी घात। दोनों में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो और भी ठीक है। चलो देखो दोनों मिल रहा है ना, अच्छी बात है। सबसे बड़ी घात बताओ, ये छोटी घात, बड़ी घात यानी 2 के घात में 2। 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, फिर भी लिख दो इज्जत से। 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, फिर भी लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं। 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका कितना होगा बच्चों, बताओ बताओ यार, कमेंट करो, अरे यार कमेंट करो। 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो, तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ बच्चों, स्क्रीनशॉट मारो, कोई दिक्कत है। चलो अच्छा बताओ एक बार, समझ गए दोनों को ना कि HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिले सबसे छोटी घात। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिले चाहे ना मिले सबसे बड़ी घात। चलो स्क्रीनशॉट लो, चलते अगले। अब तो समझ में आ गया ना कि सर HCF कैसे निकाले, एलसीएम कैसे निकाले। तो बच्चों देखो ये जो वीडियो है इसमें केवल हम लोग परिचय और क्या कहते हैं उदाहरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका प्रश्नावली रहेगा, 1.1 पूरा फाइनल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 में क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकालना है, HCF ज्ञात कीजिए। और ज्ञात अगर HCF हो जाए ना तो उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। बताओ कितनी खुशी की बात है। चलो पहला काम कहे ना, गद्दी पे हम बैठे हैं मुन्ना, नियम सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में अंक जरूर बदल सकते हैं, लगाने के तरीके नहीं बदलते मेरे भाई। ठीक है, लगाने के तरीके को आपको नहीं बदलना है, क्वेश्चन बदल जाए चलेगा यार। देखो क्या दिया है, 96 दिया है, तो पहले तो आप हल लिखना मत भूलना भैया, सबसे बड़ा रोल इसी का है। क्या है आपका, 96 को ऐसे लिख दो, फिर 404 को लिख दो। चलो दोस्त ठीक है, ऐसे लिख दें, इनका खंड कर दो, 96 का खंड कर दो, फिर किसका खंड करोगे बताओ बताओ बच्चों, 404 का। चलो करो, इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई। चलो इसको किससे करोगे, 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब भाई ये ना है ना, ये ना है ना, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। ठीक है, 2 छक्का 12, ठीक है, फिर 2 से कर दो, 2 3 6, ठीक है, फिर 3 1 कम 3, इसे काट दो भाई, इसे काटो काटो भाई काटो। ठीक है, कैसे काटे, चलो 2 से करो, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4, फिर 2 से करो, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2। अब 101 तो 101 से ही कटेगा। चलो बताओ कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत हुआ आपको, नहीं। चलो ठीक है सर, हमें क्या दिया है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 के घात में आप क्या लिख दोगे 5। चलो ठीक है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की घात में 1। बोलो इतना कष्ट कर सकते हो, ठीक है सर आपके लिए तो कर ही सकते हैं। 2 के घात कितना लिखोगे, 2 के घात 2, 101 की घात क्या लिखोगे भाई, 101 की घात क्या लिखोगे, बोलो प्यार से, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई 101 एक ही बार है। ठीक है, अब हमने बोला कि इनका HCF निकालना है। HCF कैसे निकलता है भाई, बता दो यार कैसे निकलता है, जो दोनों में मिले। HCF किसका किसका निकालना है भाई, 96 और 404 का निकालना है। ठीक है, जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात, भाई दोनों में ये मिल रहा है ना, लेकिन सबसे छोटी घात बताओ, तो 2 के घात में 2 है, ये नहीं मिल रहा है छोड़ दो, 2 के घात में 2 यानी 2 चौके 2 दूना 4। ठीक है, इसका HCF बच्चों 4 आ गया। बोलो इतना कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। चलो इतना दिक्कत नहीं है तो हम एक बात बता दें आप लोग को, क्या सर, कि अब HCF तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालने के लिए आप जानते हो ना, चूंकि हम जानते हैं भाई HCF फॉर्मूला जानते हो ना, HCF क्या होता है फॉर्मूला, A कामा B ना गुड़े LCM A कामा B बराबर A इंटू B, अभी पढ़ाए हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। HCF मतलब HCF, A मतलब 96,
बी मतलब 404, ठीक है, गुणे LCM क्या लिखेंगे 96, कामा क्या हो जाएगा 404 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहला क्या है 96 गुणे 404, ठीक है बच्चों। देखो इसका मान आप निकाले हो ना, इसका मान क्या निकाले हो बताओ, 4 निकाले हो, रख दो, 4 गुणे क्या हो जाएगा LCM 96 कामा 404 बराबर 96 गुणे 404, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 404, ठीक है। ये गुणा में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बताओ LCM 96 कामा 404 बराबर 96 गुणे 404 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। 4 से इसको काट दो, ठीक है, जैसे ही आप इसको प्यार से काटोगे तो LCM 96 कामा 404 का कितना आ जाएगा 96 गुणे 101, गुणा करा दोगे तो क्या आएगा 96 कम 96 फिर 96 कम 96 यानी 96, ये फाइनल आंसर आपका। तो बच्चों एक बात बता दें आप लोग को ना, ठीक है, कि भाई जब आपको एक काम पता चल जाए, मतलब कि अगर HCF आप निकाल लिए हो तो अगर LCM निकालना है तो आप यही फॉर्मूला रखो, क्या HCF गुणे LCM बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, तो आप ये फॉर्मूला रख दोगे, आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी और इसका भी, ठीक है बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग ना। चलो अब आते हैं अगले उदाहरण की ओर, उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। पहले हम लोग LCM और HCF सीख लेते हैं, फिर उदाहरण नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या करना है भाई, कह रहा है कि संख्या 6, चलो संख्या 6 की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, संख्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो भाई वही HCF निकालना है और क्या निकालना है प्यारे बच्चों LCM निकालना है, ठीक है। तो क्या करो भाई, प्यार से पहले इन सारी संख्याओं को लिख लो। पहले तो प्यार से आप लिखो हल, हल में क्या लिखोगे भाई 6 बराबर, उसके बाद फिर 72 बराबर, फिर क्या हो गया 120 बराबर, ये हो गया। चलो ठीक है प्यारे, अब इनका खंड कर दो, 6 का एक बार खंड कर दो, फिर उसके बाद 72 का एक बार खंड कर दो, फिर उसके बाद 120 का खंड कर दो, ठीक है। तो 6 का खंड हो गया, फिर आपका 72 का खंड हो गया और फिर 120 का। अभी इसको करना है, अभी हुआ नहीं है, करना है, ठीक है। 2 से करो, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, फिर 2 से करो, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छक्का 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, ठीक है। 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, भाई ये तो आपको आने चाहिए, ठीक है। देखो 2 से करो 60 हो जाएगा, फिर 30, फिर कितना हो जाएगा बच्चों 15, फिर 3 से करोगे 5, फिर 5 से 1, ठीक है। कोई तकलीफ कष्ट वाली बात, अब इन्हीं को इधर लिख दो। 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 के घात में 1 क्योंकि 2 एक बार है, 3 के घात में क्या लिख सकते हो 1 क्योंकि 3 भी एक बार है, ठीक है। इधर देखो 1 2 3, 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 के घात में 3, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 के घात में 2। 120 को लिखो 1 2 3 यानी 2 के घात में 3, 3 कितनी बार है 1 बार, 3 के घात में 1 गुणे 5 के घात में 1, ठीक है। बोलो इतना कोई दिक्कत आप लोग को सर नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों एक बात बताओ आप लोग, अब हम इस तीनों का हमें क्या निकालना है HCF, तो HCF किसका किसका निकालना है 6 कामा 72 कामा 120 का निकालना है, ठीक है। देखो हमने बोला था HCF में आप लोगों को कि जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात, ठीक है। तो दोनों में क्या मिल रहा है भाई, 2 के घात में सब है 2 मिल रहा है, 2 घात में 3 है, ये 1 है, तो 2 के घात में क्या ले लेंगे 1, 3 भी मिल रहा है, लेकिन 3 के घात में है कितना, 3 के घात में इधर 1 है 2 है 1 है, तो क्या लेना है 3 के घात में 1, क्योंकि छोटी घात लेना है बच्चों, बड़ी घात नहीं लेना है यहाँ पे। अगर बड़ी घात ले लोगे तब तो वो LCM हो जाएगा, छोटी घात लेना आपको। अब देखो 2 के घात में भाई इधर ही कर देते हैं, ठीक है। 2 घात में 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी आपका HCF जो आ गया बच्चों, HCF जो आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, इन्हीं का LCM निकाल लेते हैं। LCM किसका किसका 6
6, 72, 120। अब फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों में मिले चाहे ना मिले, लेकिन सबसे बड़ी घात ये मिल रहा है। सबसे बड़ी घात कितना है? 2 के घात में 3, इसमें 3 के घात में 2, 5 नहीं मिल रहा है फिर भी ले लो, गुणा करा दो। 2 के घात में 3 का मतलब 8, 3 के घात में 2 का मतलब आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, उसके बाद 5, ठीक है। 8 9 72 गुणे 5, गुणा करा दीजिए। 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36, यानी 360 आंसर आ गया, ठीक है। आप यहीं पे गुणा करा के डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया HCF और ये आपका क्या हो गया? LCM, ठीक है। तो सेम वही है भाई कि पहले तो आपको खंड करना है, खंड करने के बाद क्या करना है? जो दोनों में देखो आप कि जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात वो आपका HCF हो जाएगा, और जो दोनों में मिले चाहे ना मिले लेकिन सबसे बड़ी घात। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है बच्चों। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लिखते लिखते याद हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट उदाहरण हमारा बचा हुआ है, सारे उदाहरण हो गए हैं, एक लास्ट उदाहरण हमारा बचा हुआ है, ये वाला उदाहरण नंबर पहला। हम सोचे पहले उन सभी को बता दें फिर इसके बाद ये बता दें, ठीक है। तो देखो क्या है बच्चों, क्या पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है उदाहरण नंबर में कि संख्याओं 4 के घात में n पर विचार कीजिए। क्या कि जहां n एक प्राकृत संख्या है, चलो ठीक है, प्राकृत संख्या का मतलब 1 से लेके अनंत तक की संख्या है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घात में n अंक शून्य पे क्या होंगे? समाप्त होंगे। कहने का मतलब कि भाई 4 के घात में n पे आप विचार करो, क्या कोई n का ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जो संख्या जो है वो शून्य पे समाप्त हो, मतलब लास्ट का अंक जो है वो शून्य पे समाप्त हो। जैसे शून्य पे कौन कौन सी संख्या समाप्त होती है आपको बता दें तो देखो बच्चों, आप सोचो कि 10 जो लास्ट में है ना, यानी शून्य पे समाप्त हो जा रही है। 20 भी किस पे समाप्त हो रही है? शून्य पे समाप्त हो रही है। 30 भी किस में समाप्त हो रही है? ये भी शून्य पे समाप्त हो रही है। 40 किस में समाप्त हो रही है? ये भी शून्य पे समाप्त हो रही है। तो ये सारी संख्याएं शून्य पे क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही है। तो देखो आप कि अगर यही सारी संख्याएं अगर शून्य पे समाप्त हो रही है तो इसमें खास बात क्या है बच्चों? कि अगर शून्य पे समाप्त हो रही है तो इसमें खास बात क्या है? खास बात क्या है बताओ? इसका खंड करो सबसे पहले। इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 5 यानी 2 पंजे 10, लिख सकते हो कि नहीं बताओ? इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 यानी 4 और 4 पंजे कितना हो गया? 20, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो? 2 तिहाई 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40। अब बच्चों ध्यान से समझो कि अगर कोई अंक शून्य पे समाप्त हो रहा है तो उसमें खास बात क्या हो रही है। तो खास बात आप देखोगे जरा ध्यान से कि 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, यानी सभी के अभाज्य गुणनखंड। ये कौन सा खंड है? अभाज्य गुणनखंड। तो सभी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हैं। किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 है तो संख्या शून्य पे क्या हो जाएगी? समाप्त। जैसे आप देखो 9, अगर 9 में हम 2 और 5 का गुणा करा दे तो ये अंक शून्य पे समाप्त हो जाएंगे। क्यों भाई? 5 दूना 10, 10 का 9 में गुणा कराओगे 90 आ जाएगा। अब देखो ये शून्य पे समाप्त हुई नहीं बच्चों? हो गया ना। तो कोई भी अंक को समाप्त होने के लिए, शून्य पे समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 उपस्थित होने चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में। तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आना कि अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होने चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए। तो इसी में हम लोग चेक करेंगे कि क्या 4 के घात में n में 2 और 5 उपस्थित है क्या। अगर ऐसा कोई है तो भाई वो अंक शून्य पे समाप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, क्या हो रहा है भाई ये? चलो लगता है नहीं हो, चलो इसको इरेज कर दें। चलो इसके इरेज कर देते हैं बच्चों, इरेज कर दे रहे हैं, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। तो कोई अंक आपका शून्य पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, कोई अंक आपका शून्य पे समाप्त हो रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या उपस्थित होने चाहिए? 2 और 4। तो यहां लिखेंगे, इसको हल कर रहे हैं, इसको हल लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर
शून्य पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, अगर सुनो, अगर कोई संख्या, मैंने यहां लिख दिया, कहानी पूरी लिख दी, क्या कि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पे अगर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या उपस्थित होने चाहिए, 2 और 5 उपस्थित हो। अगर 2 और 5 उपस्थित है तो वो संख्या शून्य पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो गई। तब क्या करेंगे, इसलिए इसका 4 के घात में n का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के घात में n। ठीक है, इधर n हो जाएगा। ठीक है, इधर बच्चों n हो जाएगा, यानी 2 के घात में n गुणे 2 के घात में n हो जाएगा ना। अब एक बात समझो आप, ठीक है, 2 के घात में n है, 2 के घात में n है, ठीक है कि नहीं, चलो ठीक है, हम मान लिए कि भाई है, लेकिन 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता है, 2 के घात में n है, 5 के घात में भी n होता तो ये संख्या शून्य पे समाप्त होती, लेकिन 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः क्या लिखेंगे भाई, कि लिखेंगे कि अतः 4 के घात में n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है, 2 तो उपस्थित है, परंतु 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए ठीक है 4 के घात में n, इसलिए 4 के घात में n, ठीक है, n 4 घात में n संख्या, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, सही से लिख दे इसको, संख्या लिख देते हैं इधर ऐसे, 4 के घात में n, n के किसी भी मान के लिए ठीक है, 4 के घात में n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, कि संख्या 4 घात में n के किसी भी मान के लिए 4 घात में n अंक जो है वो शून्य पे समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन था, थ्योरी था, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि भाई हम तो भाई इतना जानते हैं ना कि अगर कोई संख्या 4 घात में n है, ठीक है, तो ठीक है 4 घात में n है, लेकिन वो अंक शून्य पे समाप्त होने के लिए 2 कंडीशन होने चाहिए। 2 कंडीशन क्या, कि उसमें 2 और 5 होने चाहिए, और इसमें 2 और 5 उपस्थित नहीं है। जब 2 और 5 उपस्थित ही नहीं है तो n के किसी भी मान के लिए संख्या शून्य कैसे समाप्त होगी भाई, शून्य पे समाप्त ही नहीं होगी। ठीक है, तो भाई ये आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो भाई देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, पूरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 में परिचय और क्या पढ़ लिए, उदाहरण पूरा पढ़ लिए। ठीक है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें आप प्रश्नावली देखोगे। क्या देखोगे बच्चों, प्रश्नावली देखोगे। ठीक है, अब प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में ले लेंगे, जिससे आपका प्रश्नावली के बाद फिर आगे के उदाहरण बताएंगे। ठीक है, उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है वो बताएंगे, फिर चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो भाई पहली बात तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और ज्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे अपनी पढ़ाई वो बरकरार रखें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।